Hello student, today we are going to start a journey of the chemical equilibrium. This is your new chapter. So first of all you have to know about how to define the equilibrium. मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा, कैसे इस केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और क्या क्या बेसिक्स पॉइंट इससे रिलेटेड है। आइए जानते हैं इक्विलिब्रियम टर्म को। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम टर्म का मतलब होता है कि सपोज मैंने कहा कि भाई मैं किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मान के चलिए मैं किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आइए इस बात को एक केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। लेट अस कंसीडर एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2B। ठीक है ना बेटा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे A कोई एक रिएक्टेंट है और B कोई एक प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही क्या? अब A से B बन गया है, A से B बन गया है और मैंने देखा बच्चों जब A से B बन जाता है तो जनरली जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का रिफॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का रिफॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल होता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए आइए देखते हैं। जब मैंने आपको बोला A से B बन गया है, B इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड A इज द रिएक्टेंट। सो अब मैं कहता हूं कि कभी कभी B से वापस A बन जाता है। जब B से मैंने कहा A बन जाता है तो आप देख रहे हैं मैंने इस इक्वेशन को बच्चों एक ऐसे कर्व से इंडिकेट किया गया है। देख रहे हैं ना, इस कर्व को मैंने, इस रिएक्शन को मैंने इस कर्व से इंडिकेट किया हुआ है। इसका ये मीनिंग है कि A से B बन गया है और B से वापस A भी बन सकता है। मतलब A से B का बनना और B से A का बनना दोनों इक्वल हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप की कंडीशंस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ रहे हैं ना? इस टाइप की कंडीशन को इक्विलिब्रियम के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत ही सिंपल बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपने देखा बच्चों जब A से B का फॉर्मेशन हुआ होगा तो इसको बोल देता हूं मैं फॉरवर्ड, और जब B से वापस A बना होगा, मतलब जब B से A बना होगा वापस, तो इसको मैं बोल देता हूं बैकवर्ड। इसको मैं कह देता हूं बैकवर्ड। तो आपने देखा कि जब A से B बना दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड B से वापस A का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोला जाता है बैकवर्ड के नाम से इसको जानते हैं। तो आप एक कंडीशन आप लोगों ने देखा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए इस बात को कि इस कंडीशन को आप देख रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। तो मैं ऐसा कहूंगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों इक्वल डायरेक्शन में होते हैं, इक्वल वे में होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो मैं ऐसे लिखूंगा ए रिएक्शन इन विच
rate of forward direction, a reaction in which rate of forward direction is equal to rate of backward direction। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए कैसे लिखता हूं मैं, a reaction in which rate of forward direction is equal to rate of backward direction। ठीक है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होता है, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, या हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। इसको क्या नाम से जानते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम के नाम से हम लोग जानेंगे। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने लिखा हुआ है कि भाई जब कोई चीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन को बनती है और वापस बैकवर्ड डायरेक्शन को बनना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज इंडिकेटेड बाय दिस टर्म। समझ रहे हैं क्या? ये इक्विलिब्रियम इंडिकेट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम इज, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम is denoted by this curve। इस कर्व से आप लोग इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करोगे। ठीक है ना बेटा। अब आपको बता दिया गया है कि भाई जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम को आप लोग इस टाइप के कर्व से इंडिकेट करोगे। ठीक है ना। ये कर्व आपका इक्विलिब्रियम टर्म को इंडिकेट करता है। जनरली ये कर्व जो है इक्विलिब्रियम टर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और इसकी, इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना। इन सब चीजों पे ये इक्विलिब्रियम टर्म बच्चों डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई बात? सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक नई बात इसमें बताता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सारे के सारे स्टूडेंट। सपोज मैंने कहा ये आपका वाटर है, H2O है लिक्विड फॉर्म में। समझ रहे हैं क्या? अब आपने इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? H2O गैस, वेपर बन जाएगा। ये वेपर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब वापस आप उस वाटर मॉलिक्यूल को, उस वेपर वाटर मॉलिक्यूल को वापस से आप क्या करोगे? ठंडा करोगे, है ना। तो जब आप जो है ठंडा करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? ठीक है ना। तो ये फिर से लिक्विड बन जाएगा। मतलब वाटर जब लिक्विड था तो आपने इसको थोड़ा सा हीट किया तो ये क्या बन गया बेटा? H2O गैस। और इस प्रोसेस को क्या नाम बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इसको बोला जाता है वेपोराइजेशन। और वापस H2O गैस को आप काई में कन्वर्ट करोगे? H2O लिक्विड में कन्वर्ट करोगे। समझ रहे हैं? H2O गैस को आप वापस लिक्विड में, कैसे? कूलिंग करने के बाद, ठंडा करने के बाद आप इसको वापस काई में, आपको पता है स्टीम जब वेपर ठंडा हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो पानी में, पानी की छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है ना सब लोगों ने? तो उसी को बोल रहे हैं। तो जब वाटर जो है स्टीम से वापस, जब वाटर स्टीम वेपर फॉर्म से, भाप जो होता है वो आप वेपर फॉर्म से गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म से हम लोग बोलते हैं, वेपर फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो
तो मतलब वेपर फॉर्म से हम लोग बोले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर ये है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, ये वेपर हम लोग इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे वेपर से वापस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने कहा कि वाटर का लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, और गैस का फिर से आप देख रहे हैं बच्चों, गैस का फिर से कन्वर्ट किस में हो जाना, गैस का फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाना, तो ये जो प्रोसीजर है ये एक इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। समझ रहे हैं बेटा, ये आपके किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली रूम टेम्परेचर पे या किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर का इवापोरेशन होता है, सुना है ना आप लोगों ने, वाटर इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होने के बाद आपने देखा होगा वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होने के बाद फिर से वो वाटर के ड्रॉप में चेंज हो जाता है। आपने इस बात को बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब वाटर जो है इवापोरेट होता है तो दैट इज कॉल्ड है वेपोराइजेशन, और वापस स्टीम फॉर्म से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जब दोनों प्रोसीजर एक साथ में होती है, कभी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, कभी वेपर जो है वाटर में पानी में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो उस प्रोसीजर को दोनों जब एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, तो उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गया है दोनों के बीच में। तो मैं यहां पे लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना। आइए, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मैंने यहां पे आप लोगों को दे दिया है। ठीक है ना बेटा, अब आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्कशन तो दे दिया है। आइए पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? एक केमिकल रिएक्शन, ऐसे लिखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन in which rate of forward direction is equal to rate of backward direction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की, उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? आओ एक केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर एन केमिकल रिएक्शन। सपोज दिस इज एन द हाइपोथेटिकल रिएक्शन
ठीक है ना, ए टू बी। यहाँ पे मैंने लिखा ए से बी का फॉर्मेशन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा है, ठीक है ना बेटा। अब देखो ये एक आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब ए से बी का बनना, इस डायरेक्शन को आप लोग बोलोगे सर ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैं कहता हूं बच्चों बी से वापस ए का बनना, ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इसको बैकवर्ड के नाम से जानते हैं और इसको फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या होता है इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मैंने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के नाम से बोला तो देखो इफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज kf and backward direction is kb। समझ रहे हैं क्या? अब मैंने कहा कि अगर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन kf है और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन अगर kb है, सो यहां पे लिखते हैं, देखिए, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है इसके बारे में जरा देखते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखिए, सारे के सारे स्टूडेंट बहुत आराम से देखिए। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें ये बोला गया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, is the directly proportional to concentration of reactant। देखो बेटा क्या बोला गया है इस सेंटेंस में, ये बोला गया कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कौन, प्रोडक्ट का बनना। कहने का मतलब यह है कि आपने कहा सर ए से बी को बनाओ, अरे बी का फॉर्मेशन पूरा ए पे डिपेंड करेगा। जरा ध्यान से सोचिए इसके बारे में कि जो बी का फॉर्मेशन होगा वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिए अगर ए का अमाउंट ज्यादा है तो बी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और अगर ए का अमाउंट कम है तो बी का फॉर्मेशन भी बहुत कम होगा। बात समझ में आ रही क्या? अगर ए का अमाउंट ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि बी का फॉर्मेशन बहुत होगा, और ए का अगर अमाउंट बहुत कम है, कंसंट्रेशन अगर कम है ए का, तो हम बोलेंगे बी भी कम ही बनेगा। अब कहने वाली ये बात है, अगर सर ए होगा ही नहीं तो क्या बी बनेगा? अरे बी कहाँ से बनेगा, क्योंकि ए का बनना तो बी का बनना तो पूरा ए पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ए पे ही डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं बेटा इसका रेट लिखना आप क्लास 12th में सीखोगे, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। तो रेट ऑफ, ऐसे लिखता हूँ, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का रेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन पे, ऐसे लिख लीजिएगा,
समझ में आई बात क्या? ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यही तो बोला गया। अगर मान के चलो बेटा कोई अगर बी से ए बन रहा है, देखो बी से ए बन रहा है तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, है ना। यहाँ पे रेट किसका, प्रोडक्ट कौन सा है, अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, ए है प्रोडक्ट, तो मतलब इस पे डिपेंड करेगा। अब बी क्या हो गया, रिएक्टेंट वाला टर्म हो गया, बी क्या हो गया, अब रिएक्टेंट वाला टर्म हो गया। तो मतलब जो प्रोडक्ट का बनना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो पूरी की पूरी तरीके से रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात? वो पूरी की पूरी तरीके से रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, बाकी उसमें कुछ लेना देना नहीं रहता है। समझ रहे हैं क्या? बाकी उसमें कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन ऐसे लिखो, देखो अब मैंने आपको बोला कि भाई ए टू बी, बी क्या है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए को। अब यहाँ पे बेटा देखिए ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन हो जाएगा, इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है जिसको ए के नाम से जानते हैं, के इसके बाद इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट। के को क्या बोल देते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इस टर्म को बोला जाता है रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब जरा देखिए ठीक है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा एक रफ बता रहा हूं, काम आएगा आपके। अब देखो क्या हुआ, सपोज मैंने कहा कि B प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो D यहां पे क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, B प्लस सी इक्वल टू डी, तो D यहां पे क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, इस प्रोडक्ट का बनना, ये जो D है ये तो बोलेंगे रेट इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू सी, यही होगा ना, देख लो बेटा यही तो होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू सी। तो रेट इक्वल टू यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट जनरेट हो जाएगा K इंटू B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, वेयर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेट कांस्टेंट। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको समझा दिया है। मान के चलिए कोई एक रिएक्शन के टर्म में लिखते हैं, मान के चलो बच्चों हम लोग इस बात को किसी एक रिएक्शन के टर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ठीक है ना। अब ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब एक काम करता हूं, जरा ध्यान से सुनो, इसको बैलेंस मत करो, फिलहाल बैलेंस मत करो, इसको खाली ऐसे लिख दो। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, समझ रहे ना। बैलेंस मत करिए बच्चों, पहले इसको ऐसे ही लिखिए, ठीक। देखो तो रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द रेट ऑफ द इक्वेशन। अब आप बताओ क्या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं, समझ रहे हैं क्या। आइए चलिए जरा इस इधर समझते हैं, ठीक है ना। अब यहां तक आपने समझ में आ गया होगा, तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मैंने यहां पे लिखा A से B और B से A से B और B से A, मतलब पहले क्या हुआ होगा, A से B बना होगा, तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा बेटा, देखो रेट इक्वल टू आप बोलेंगे सर कोई एक कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B प्रोडक्ट है ना, इसलिए रेट इसका निकाल रहे हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। अब B क्या है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को है या नहीं है, आप बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन को है या नहीं है। तो B का मैंने कहा था इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज KF,
तो मैं इस के को क्या लिख दूंगा, के एफ के नाम से लिख दूंगा। दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा बी टू ए, तो ये बी टू ए हमारे पास क्या था बच्चों, बी टू ए ये वाला था ना, ये बी टू ए, समझ रहे हैं क्या, बी टू ए, तो ये क्या था बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू बी और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही होगा क्या। दोनों के केस में देख लीजिएगा बिल्कुल यही चेंज आएगा, इसमें ना आधा ऊपर आएगा ना आधा नीचे आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, रेट इज इक्वल टू के बी इंटू, ऐसा हो गया। अब आप अगर इस रिएक्शन को के एज अ बी और इसको ऐसे लिखता हूं तो ये के एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, के बी के लिए हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, देखो बहुत ध्यान से देखिए। तो आपने क्या बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू, इक्विलिब्रियम के लिए आपने क्या बोला, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा आप लोगों ने, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही बोला क्या। अब देखो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर ऑफ एफ इक्वल टू आर ऑफ बी। आर ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आर ऑफ बी का मीनिंग होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो आर ऑफ एफ क्या हो जाएगा बेटा, के एफ इंटू ए इक्वल टू के बी इंटू बी, ऐसे ही होगा क्या। आर बी क्या है, देखो आर बी ये वाली वैल्यू है ना, देखो ये बेटा ये आर एफ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर बी है ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, आर बी है, और ये क्या है बेटा, ये वाली आर एफ है। तो आर एफ की वैल्यू कितनी, के एफ इंटू ए, और आर बी इक्वल टू कितना है बेटा, के बी इंटू बी, है ना। तो इसको ऐसा लिखेंगे, के एफ अपॉन के बी को नीचे ला लो बच्चों, इक्वल टू बी अपॉन ए। वी नो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू होता है बच्चों के इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं क्या, के इक्विलिब्रियम। देख लीजिएगा मैं वहां से इधर मिटा रहा हूं, जरा देखिए यहां लिख रहा हूं, आप मिटा के देखिए, के इक्विलिब्रियम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बी अपॉन ए, लिख सकता हूं ना, के एफ अपॉन के बी को मैंने ऐसा लिख दिया और ऐसा हो गया, है ना। तो अब ये बी अपॉन ए, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और बी देखो एक सिंपल वे में हम बी को क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। देख लीजिएगा आराम से देखिए, किसी को अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना।
ठीक है ना बेटा। चलिए आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना बेटा। देखिए सपोज मान के चलो बच्चों कोई एक रिएक्शन मैं यहां पे लिखता हूं, A प्लस बी इजिकल टू, ऐसे लिखता हूं। अब देखो यहां से यहां आप देख रहे हैं दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। एक आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरा आपका बैकवर्ड हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या कहता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला गया है बेटा इसमें, अब बोला ये गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा क्या। तो आप रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को आर ऑफ एफ से लिख लो और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या लिख लो बेटा, आर ऑफ बी से लिख लो। लिख लिया। अब देखो अब मैं यहां से इधर का अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन निकालूंगा तो रेट कांस्टेंट के ऑफ एफ है ना, और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये है ना रिएक्टेंट, इसके लिए ए इंटू बी। रिएक्टेंट ये वाला हो गया ना फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन आर ऑफ बी निकालूंगा तो आप क्या बोलेंगे सर, के बी इंटू यहां से ये, यहां से ये, तो अब रिएक्टेंट क्या हुआ बैकवर्ड के लिए, ये वाला हो गया, रिएक्टेंट बैकवर्ड के लिए ये हो गया, सी इंटू डी। क्लियर हुई बात बेटा। देखिए तो आपने कहा कि सर आर ऑफ एफ इक्वल टू, आपने लिखा आर ऑफ बी, आर ऑफ एफ इक्वल टू आर ऑफ बी। आप लोगों ने इतना सिंपल वे में समझा दिया कि भाई ऐसा हो गया सर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों आर ऑफ एफ इक्वल टू आर ऑफ बी लिखा, तो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं के ऑफ एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के ऑफ बी इंटू सी इंटू डी। यही होगा, मतलब आर एफ अपॉन आर बी बोला गया है अभी अभी, कोई डाउट तो किसी को नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दिया हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होता है बच्चों। देखो तो ये टर्म है, देखो अब मैं इसको लिखता हूं के एफ अपॉन के बी, इधर ला लो, ठीक है ना, के एफ अपॉन के बी को इधर लाओ तो उधर क्या चला जाएगा, देखो ए इंटू बी, ठीक है ना। तो के एफ अपॉन के बी को मैंने अभी एक नाम दिया था के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। This is the very important. So finally K equilibrium for this equation is equal to यार, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जनरली ये प्रोडक्ट की तरफ है और ये रिएक्टेंट की तरफ है, ऐसे ही तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी। क्लियर हुई बात बेटा। देख लीजिएगा, कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब मैं इसके बाद जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।